सकीब भाई, आप बिहार में बैठे हैं इसलिए आपके पास आ जाता हूं, फिर जयनारायण सर से उसका लीगल टर्म थोड़ा समझेंगे। सकीब भाई, आज फाइनल सूची जारी होनी है। सूची अभी तक तो फिलहाल जारी नहीं हुई है। क्या कुछ चल रहा है बिहार के अंदर इस फाइनल सूची को लेकर के? क्या कुछ आतुरता है? क्या लोग इसका इंतजार कर रहे हैं क्या, ये देखने के लिए कि हम हैं कि नहीं है चुनाव में, चुनावी सूची में इस बार हमारा वोट का अधिकार बचा है कि नहीं बचा है? और उसके भी पहले ये जो चिट्ठी वायरल होना शुरू हो गई, जो हमने भी आपको स्क्रीन पे दिखाया है, इसको लेकर के क्या कुछ है? देखिए, लिस्ट आज आने वाली है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हालांकि डिजिटल लिस्ट आज कल रात में 12 बजे ही आ जानी चाहिए थी डेट के हिसाब से, अभी तक अपलोड नहीं हुई है, कहीं भी कोई सूचना नहीं मिली है। मैंने तमाम जो सूचना माध्यम है उन सबको देखने की कोशिश की कि कहीं कोई सूचना मिल जाए। कितने नामों को जोड़ा गया है, कितने नए नामों को कितने दावे आपत्ति आए, वो तमाम चीजें अब सामने आएंगी जब फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा सामने। लेकिन उससे भी गंभीर सवाल ये है, एक तो ये सवाल है कि तकरीबन 22 लाख नई महिलाओं के वोट जोड़े गए हैं, ये सूचना आई है। अंतिम मतदाता सूची जो प्रकाशित होने वाली है उसमें 22 लाख महिलाएं नए नए फॉर्म 6 के थ्रू उनको जोड़ा गया है। और शायद यही वजह रही कि ये 10-10 हजार रुपए वाली स्कीम जो आपने देखा, ये उन महिलाओं के खाते में भी पहुंचाने का प्रयास किया गया है जिनका नाम पहली बार मतदाता सूची में जुड़ा है। लेकिन सबसे गंभीर सवाल जो आज के इस विमर्श का मूल होना चाहिए रामप्रकाश भाई, कि 78,000 वोट, 78,000 वोट 7,800 वोट नहीं है। 78,000 वोट इतनी बड़ी संख्या है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को इससे भी कम वोट आते हैं किसी किसी विधानसभा हल्के में, और वो जीत जाता है। कुल वोट 2015 का चुनाव आरजेडी से फैसल रहमान ने तकरीबन 20,000 वोटों से ये चुनाव जीता था ढाका असेंबली में। और 2020 में पवन जायसवाल जो चुनाव जीते हैं वो 10,000 वोटों से जीते। और ये चिट्ठी एक तो पवन जायसवाल का जो पीए है उसके माध्यम से भेजी गई है, और दूसरा बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय के लेटर हेड पर भेजी गई। अब इसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया है ये तो फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद ही हम लोग समझ पाएंगे। लेकिन प्रशासन के अधिकारी जो हैं उन्होंने इसकी पुष्टि की है कि ये चिट्ठियां आई हैं, उन्होंने इसको खारिज नहीं किया है। तो ये पुष्टि करना कि इस तरह की चिट्ठियां आई हैं, आप अंदाजा लगाइए कि ये तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने ढाका असेंबली एरिया में ये खुलासा कर दिया। क्या ऐसे और असेंबली हल्के नहीं होंगे जहां इस तरह की चिट्ठियां गई होंगी भाजपा कार्यालय की तरफ से? हम सिर्फ ढाका पर ही क्यों, ढाका की सूचना चूंकि सार्वजनिक हो गई है इसलिए हम बात कर रहे हैं। और ऐसी 10 सीटें हैं जहां बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का उम्मीदवार चुनाव जीता था। हम उन 10 सीटों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और भी कई सीटें हो सकती हैं, उसमें हमारी एक सीट मुंगेर भी है। 1200 वोटों से यहाँ भाजपा का विधायक जीता, बल्कि जितवाया गया 10 बजे रात में। मैं तो अभी भी यही कहता हूं। लेकिन ये कितना गंभीर सवाल है, और आप देखिए कि ये इतना गंभीर सवाल है और आम जनता के विमर्श से भी गायब है, मीडिया से भी गायब है, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी गायब है। पब्लिक इंडिया जैसा प्लेटफॉर्म है जो जिसने आज इस पर विमर्श करने की शुरुआत की है, मुझे लगता है। अन्यथा हम प्रशांत किशोर के उस कथित भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से महागठबंधन और जन कल्याण के जो मुद्दे हैं उनको स्पेस कितना मिला है, आप इसको नोटिस कीजिए। वो तो शुक्र है कि महागठबंधन इस बार जन कल्याण के सरकार के मुद्दों पर जो है टिका हुआ है, अड़ा हुआ है। वो अपनी तरफ से कोई ढील, कोई छूट देने के मूड में नहीं है ताकि भाजपा उस पर बैटिंग कर सके। लेकिन ये कितना गंभीर सवाल है रामप्रकाश भाई, 78,000 वोटों का डिलीशन एक पॉलिटिकल पार्टी के लेटर हेड पर उसके लिए एप्लीकेशन दिया जाए, और अगर ये डिलीशन हो जाता है, अगर ये डिलीशन हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या 7 और 8 अक्टूबर को जब इस पर सुनवाई करेगा तो क्या हमारे आप जैसे जो 4 लोग यहां बैठे हैं
वो सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा कर पाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता को हम 4 लोगों के सामने बरकरार रख पाएगा। मैं सिर्फ 4 लोगों की बात कर रहा हूं। ये अपने आप में ये चिट्ठी काफी है कि इस पूरी जन विरोधी प्रक्रिया को अविलंब अब बिना किसी जिरह के निरस्त कर दिया जाए। अब जिरह की कोई गुंजाइश नहीं है इस पर, एकदम ओपन एंड शट केस है। चुनाव आयोग को अब किसी तरह की जिरह के लिए मौका नहीं दिया जाना चाहिए। इसको अविलंब इस पूरे प्रोसेस को रद्द कर देना चाहिए और पूरे देश में इस पर जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और कम से कम जब तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा कोई चुनाव आयुक्त है, तब तक इस तरह की कोई प्रक्रिया जो है वो पूरे देश के किसी भी राज्य में लागू नहीं होनी चाहिए, जिसकी अविश्वसनीयता अपने आप में इतनी संदिग्ध हो चुकी है ज्ञानेश कुमार की कि चुनाव आयुक्त, जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, उनको अपनी उस कुर्सी पर बैठे होने के उस दौर को सोचकर शर्म आती होगी ज्ञानेश कुमार गुप्ता को देखने के बाद। अच्छा देखिए, योगी की भाषा और ज्ञानेश कुमार गुप्ता की भाषा में कोई फर्क नजर आता है क्या? योगी कहते हैं बरेली का मौलाना भूल गया था कि हम बैठे हैं और फलाना ढिमाका। ज्ञानेश कुमार गुप्ता कहते हैं हलफनामा देना होगा, इसके सिवा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ये टेबल ठोक करके कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज देखिए, भाषा देखिए, शब्दों का चयन देखिए। ये व्यक्ति जब तक चुनाव आयुक्त के पद पर बना हुआ रहेगा, इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो जाएंगे, मैं अब इस बात को किसी भी तौर पर मानने को तैयार नहीं। चाहे बिहार का चुनाव एनडीए जीत जाए, अगर एनडीए बिहार का चुनाव जीत जाती है तो मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से आज पहले ही आपको यह बात बता रहा हूं कि यह चुनाव एनडीए जीतेगा नहीं, बल्कि वही मैंडेट रिगिंग की जाएगी, जनादेश का अपहरण करके चुनाव जीता जाएगा। कि आखिर एक बात जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, एक बात अमित शाह साहब कह रहे हैं। जो सवाल अमित शाह साहब ने पूछे हैं, ये दावे कर कौन रहा है? बिहार में किसने कहा है कि घुसपैठियों को जो है शिक्षा का अधिकार दीजिए, घुसपैठियों को आवास दीजिए, घुसपैठियों को जो है वोट देने का अधिकार दीजिए? ये सारी चीजें किसने कही? ये दावे कौन कर रहा है? सत्तारूढ़ दल कर रहा है, विपक्ष कर रहा है, बिहार की जनता कर रही है, कौन कर रहा है? और चुनाव, असल सवाल ये है कि चुनाव तेजस्वी के मुद्दे पर होगा या अमित शाह साहब के मुद्दे पर होगा? सकीब भाई। देखिए रामप्रकाश भाई, इस बात में कहीं कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है कि इस बार जो विपक्ष है, जो अभी मौजूदा विपक्ष है बिहार में, उसने रणनीतिक रूप से मुद्दों को लेकर के भाजपा के ऊपर मनोवैज्ञानिक बढ़त बना के रखा हुआ है और उन्होंने तय कर लिया है कि ये लाख घुसपैठियां चिल्लाएंगे, हम नौकरी की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, अस्पताल में स्वास्थ्य की बात करेंगे। अमित शाह के जवाब में अगर तेजस्वी यादव ये कहते कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है तो अमित शाह को फायदा होता, लेकिन अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहे, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं नौकरी चाहिए, सरकार बदलिए, स्वास्थ्य चाहिए, सरकार बदलिए, युवा हैं, डिग्री है तो आपको रोजगार मिलेगी, सामाजिक कल्याण का काम होगा, आरक्षण का दायरा बढ़ेगा। तो ये एक बड़ा और यही बौखलाहट है असल भाजपा की। ये असल में भाजपा की आंतरिक बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि देखिए इनको नौकरी नहीं देना है ना, इनको रोजगार नहीं देना है, इनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं देनी है, इनको शिक्षा नहीं देना है, तो ये क्या बोलेंगे कि आपको शिक्षा चाहिए तो हमको दीजिए वोट, आपको नौकरी चाहिए। अगर ये बात बोलते हैं कि हम आपको नौकरी चाहिए, अमित शाह बोलेंगे कि आपको नौकरी चाहिए तो हमको दीजिए वोट, तो जनता पूछेगी ना कि 20 साल से तो आप ही हैं, काहे नहीं दिए नौकरी। जनता पूछेगी ना कि 11 साल से तो डबल इंजन की सरकार है, फिर नौकरी क्यों नहीं दी। ये कहेंगे कि आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, तो जनता पूछेगी ना कि डबल इंजन की सरकार 11 साल से, तो 11 सालों से आपने क्यों नहीं दिया। अब 11 दिन जब चुनाव की घोषणा होने में बची है तो आपको अच्छे स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। तो दरअसल ये मुद्दों से बचना चाहते हैं, इसलिए ये घुसपैठिया कर रहे हैं और आम जनता के बीच में इसका कोई असर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जनता को कि कहीं कोई घुसपैठिया है। कोई घुसपैठिया किसी को मिला ही नहीं है। अरे सब अपने गांव समाज के अंदर लोग देख रहे हैं, भैया मेरा बूथ है, मेरे बूथ पे 50 आदमी का वोट कट गया। हम जानते हैं कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, सब एक दूसरे से परिचित लोग हैं, सबका रात दिन का मिलना जुलना है, 1100-1200 वोट है एक बूथ पर। कौन घुसपैठिया यहाँ बैठा हुआ है जिसके आप नाम कटवाने की बात कर रहे हैं। अभी एक 10 विधानसभा की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ, जो अभी संजय भाई कह रहे थे,
जहाँ की 1000 से भी कम वोटों से हार हुई थी। देखिए हिलसा जो सीट है वो वहां सिर्फ 12 वोटों से जदयू का उम्मीदवार जीता था। उसके बाद बरबीघा से सुदर्शन कुमार जो है जदयू के उम्मीदवार हैं, वो आपको 113 वोट से जीते थे। उसके बाद भोरे जदयू के उम्मीदवार सुनील सिंह 462 वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद रामगढ़ है, आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह है, वहां पर 189 वोटों से 709 वोट से वो चुनाव जीते थे। तो इस तरह की 10 सीटें हैं। इसमें जदयू के उम्मीदवार देखिए परबत्ता से डॉक्टर संजीव है, 951 वोटों से चुनाव जीते थे। अब संजीव के आरजेडी में जाने की भी चर्चा है। तो ये 10 सीटें हैं, 1000 वोटों से कम का मार्जिन, और सबसे कम मार्जिन जो है वही हिलसा की सीट है, जहां महज 12 वोट से चुनाव जीते थे और 16 घंटे काउंटिंग चली थी। अगली सुबह रिजल्ट आया था, अगली सुबह मतलब आधी रात को रिजल्ट आया था। जनता सो गई थी, सुबह उठा तो पता चला अच्छा ये जीत गए। ये इस तरह का खेल इन विधानसभा सीटों पर हुआ है। अब नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्या बोलेंगे? अमित शाह साहब आकर के क्या बोलेंगे कि आपको हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, नौकरी देंगे? तो लोग सवाल करेंगे कि भाई आप तो 20 साल से सरकार में हैं, 11 सालों से डबल इंजन की सरकार है, 56 इंची का मोदी जी का सीना है, तो आपने 11 सालों से नौकरी क्यों नहीं दिया? टीआरटी वालों को आप पिटवा रहे हैं, संविदा कर्मियों को आप लाठी डंडे चलवा रहे हैं, उनका सर फोड़वा रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। जनता को आपसे नौकरी की उम्मीद है नहीं, तो आप कहिए कि घुसपैठिया, तो घुसपैठिया के नाम पर मुसलमान। जी